जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट यूनिट 9 हिंदी निबंध विधा से संबंधित यूनिट है और ऐप पे क्लासेस चल रहा है। उसी क्रम में डेमो क्लास जो है, आपको एक डेमो क्लास भारतेंदु जी का भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, जो पहला निबंध है, क्योंकि ये निबंध हमने करा दिया है ऐप पे। और इसका रविवार को जो है संडे डिस्कशन में जो आपका 10वां और 9वां यूनिट आपके ऐप में चल रहा है, तो माटी की मूर्ति और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, ये दोनों का डिस्कशन है। अब नेक्स्ट जो है दिल्ली दरबार दर्पण, उनको हम करने वाले हैं। बाकी जो भी क्लास में ले रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं, वो इस नंबर पे मैसेज कर देंगे ताकि ग्रुप में जुड़ जाएं। यहाँ पे देखिए, कोर्स की जानकारी हमने पिछले क्लास में दिया था कि किस तरीके से जो ऐप पे हिंदी और प्राइड पे जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपका यूजीसी नेट यूनिट 10 ये विधा जो है ये चल रहा है बैच। दूसरा बैच यूनिट 9 निबंध विधा चल रहा है, तो ये दोनों में आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी कॉम्बो बैच भी चल रहा है यहाँ पे भी, तो ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हैं। बाकी पहले वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करा दी गई, समझा दिया गया है। तो इस तरीके से हमने भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो करा दिया है। नोट्स रिवीजन भी इसी तरीके से हुआ है। बाकी संडे डिस्कशन में सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एक भी चीज़ बचेगा। और सेम हम लोग यूनिट 10 को भी ऐसे ही कवर कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज जो हम निबंध देखने वाले हैं, दिल्ली दरबार दर्पण। तो दिल्ली दरबार दर्पण में सबसे बड़ी बात है ना कि जिस तरीके से आयोजन हुआ, इतना भव्य आयोजन, उसका भारतेंदु जी ने इस तरीके से वर्णन किया कि जैसे लगेगा कि बिल्कुल आपके सामने ही वो दरबार लगा हुआ है, और किस तरीके से राजाओं का आगमन और किस तरीके से पूरी भव्यता। तो उसको इस तरीके से मुझे लगा कि इसको आपको लिख के और कुछ चीज़ें ड्रॉ करके समझाने की ज़रूरत है, वरना ये बिना दरबार को आप समझे ना कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कहीं पे धनुष आकृति का दरबार है, कहीं पे अर्धचंद्राकार है, कहीं पे षटकोण की भुजा में है, कौन कहाँ पे बैठा है, और पूरा वो जो आप कह सकते हैं कि ये जो कुर्सी है उसमें कौन से कलर का मतलब कि एक तरीके से कपड़ा लगा हुआ है, या जो मुकुट है कहाँ लगा हुआ है। तो ये सारे एक विम, और साथ में जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है, तो बिल्कुल आपको ना वो एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे, या जो डंडा लगा हुआ पीतल का वो किस कलर का, कारचोबी छत्र कहाँ है, किस तरफ महाराजा के जम्बू के छोटे पुत्र खड़े हैं, किस तरफ कर्नल वर्ण के पुत्र खड़े हैं, ये सारी चीजें। और जो कुछ भी बचे कुचेगा वो संडे के डिस्कशन में आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, और आपको याद दिला दी, ऐप पे ही क्लासेस मिलेंगे। ये डेमो के तौर पे आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आपको पता हो कि इस तरीके से क्लासेस वहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ से निबंध शुरू होता है कि सब राजाओं की मुलाकातों का हाल कैसा है। मुलाकातों का हाल अलग अलग लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि कहें कि सबके साथ वही मामूली बातें हुई हैं। क्या मामूली बातें हो रही थी? औपचारिकता बस बेस सेम चीजें, जैसे किसी भी आप देखेंगे दरबार में कोई आयोजन हो रहा है, तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि आगंतुकों के स्वागत के लिए वही होता है। बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही है। यानी सब बड़े शासनाधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिला है, और झंडा भी बहुत सुंदर थे। और पीतल के चमकीले मोटे मोटे डंडों पर राज राजेश्वरी का एक एक मुकुट बना था, और उस पे एक एक पटरी भी लगा था। यानी दो चीजें थी, उस पे राज राजेश्वरी का मुकुट भी बना हुआ है, पटरी भी लगा हुआ है। और पटरी भी खास तौर पे आपको ये भी देखना है कि जिस पर झंडा पाने वाले राजा जो हैं उनका नाम लिखा है, क्योंकि बहुत सारे राजा आ रहे हैं, तो पटरी में अलग अलग लोगों को देंगे, तो ये पहचान भी होना चाहिए ना कि क्या किसको दिया जा रहा है। तो उनके राजाओं के नाम लिख दिए जाते थे। और फरहरे पर जो डंडे से लटकता था स्पष्ट रीति पे शस्त्र के चिन्ह। तो यहाँ पे दो चीजें इन्होंने बताई कि जो आपका अगर आपको अगर लगे कि ये झंडा है, और झंडा में दो चीजें स्पष्ट तौर पे, एक तो जो कह रहे हैं कि दिया जा रहा है, तो जो डंडा है उससे लटकते स्पष्ट रीति पर उनके जो भी वहां के लोग हैं उनके चिन्ह बने रहते थे। और झंडा और तगमा देने के समय, यानी झंडा और तगमा जब दे रहे हैं, तो श्रीयुत युवाईसराय ने हर एक राजा से एक ही वाक्य कहा कि मैं श्रीमती महारानी की तरफ से ये झंडा खास आपके लिए देता हूँ। मतलब हर एक व्यक्ति को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि वो खास उनके लिए ही है, जो उनकी हिंदुस्तान की राजे राजेश्वरी की पदवी लेने का यादगार रहेगा। और इस तरीके से हर एक व्यक्ति को, श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी ये झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इस बात का ध्यान नहीं होगा कि इंग्लिस्तान, देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, इन्होंने इंग्लिस्तान का यानी भारतीय, तो भारत में हिंदुस्तान हो गया,
और इंग्लिश ये है तो कुल मिला के इंग्लिस्तान। तो इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरखां राशि घराने का एक ऐसा दृढ़ संबंध है, वरन यह भी कि सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रतापी, प्रारब्धी और अचल देखें। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की आज्ञा अनुसार आपको ये तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक, मतलब ये इतना ही नहीं है, ब्रिटिशर्स कुल में भी आ जा रहे हैं और बहुत लंबे समय तक ये याद दिला रहे हैं कि ये आपके पास झंडा रहेगा। तो इससे एक तरीके से आपको भी एहसास होता रहेगा कि मुझे इन्हीं के अंडर में रहना है। अब आप ये समझिए कि इन्होंने जो बताया है कि जो बड़े बड़े शासनाधिकारी हैं उन राजाओं को जो एक एक तगमा दिया जा रहा है, तो दो चीजें दी जा रही है। एक तो उनको रेशमी झंडा दे रहे हैं, रेशमी झंडा के अलावा एक सोने का तगमा दे रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एक उनको रेशमी झंडा मिल रहा है और एक उनको रेशमी झंडे के अलावा सोने का तगमा भी मिल रहा है और जो झंडा वो बहुत प्यारा है। दूसरी चीज है कि इस पे भी आप देखें तो ये जो है पीतल का, ये जो आपको यहाँ पे हमने दिखा है, ये कह रहे हैं कि जो ये डंडा है इसका पीतल का है और चमकीले मोटे मोटे डंडे पर, और इस पे क्या है, इस पे आप देख रहे हैं ना, तो ये कह रहे हैं कि ये राजराजेश्वरी जो है इनका मुकुट लगा हुआ है और मुकुट पर देखिए एक पटरी बनी है ये, और अब झंडा पाने वाले जो भी राजा हैं उस पटरी पे उनका नाम लिखा है। तो जो राजा झंडा को पाएंगे पटरी पे उनका नाम है। और फरारे पर जो झंडा इससे जो फरारे पर ये लटक रहा है इस पे क्या है, उनका चिन्ह बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जिस राजा को दिया गया उसका राजा का नाम भी हो गया और इनका चिन्ह भी हो गया। झंडा और तगमा देने के समय उनसे ये भी कह दिया गया कि हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का ये आपके लिए यादगार रहेगा और इससे एक तरीके से हमारे बीच जो है संबंध इंग्लिस्तान का ये भी बरकरार रहेगा। और ये इतना ही नहीं, आपके जीवन में या आपके साथ जब तक रहेगा, आपके कुल में बहुत दिनों तक रहकर उस शुभ दिन को ये याद दिलाता रहेगा। तो ये इन्होंने झंडे के संबंध में कह दिया। अब ये तो इतना इनके बारे में कह रहे हैं, बाकी शेष राजाओं को कह रहे हैं उनके पद। तो ये बहुत बारीक चीज है, सबको और किस आधार पे दिया गया है, उनके पद के अनुसार दिया गया है। और पद के अनुसार जैसे वहां पे सोने का था, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी के केवल तगमे मिले हैं। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट करके देखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जब केवल और इन चीजों में बजा देते हैं, क्योंकि उनको तो स्पेशली क्या मिला है, रेशमी झंडा सोने का तगमा मिला है जो सबसे बड़े बड़े शासनाधिकारी हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने इंडिकेट कर दिया है कि यहाँ पे ये सबको नहीं मिला है, यहाँ पे जो सबसे बड़े, यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि जो सबसे बड़े शासनाधिकारी थे उनको स्पेशली रेशमी झंडा और सोने का तगमा मिल रहा है। लेकिन इनके अलावा भी तो थे, शेष राजा भी तो थे, तो उनके पद के अनुसार उन्हें सोने का या चांदी का केवल और केवल तगमे मिले। ध्यान रखिए इन्हें जो है झंडा जो है वो नहीं मिला, ठीक है, सिर्फ क्या मिला है, तगमे मिले हैं। अब यहाँ पे किलात के खां को भी झंडा नहीं मिला। किसको नहीं मिला, किलात के खां भी उसी में आते हैं, इनको भी झंडा नहीं मिला। लेकिन किलात खां स्पेशल है, क्यों, क्योंकि विशेष तौर पर उन्हें एक हाथी मिल रहा है, एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का हौदा था। जड़ाऊ गहने भी मिल रहे हैं, घड़ी भी मिल रहा है, कारचोबी कपड़े भी मिल रहे हैं और इनके अलावा कमखाब के थान वगैरह सब मिला के 25,000 की चीजें तोहफे में मिली। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो किलात खां को तो बहुत चीजें मिल गई। जिस किलात खां को अगर कहें कि झंडा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन झंडा ना मिलने पे एक हाथी भी मिल रहा है, उस हाथी पर 4000 की लागत का औदा है, एक जड़ाऊ गहने भी मिल रहे हैं, घड़ी मिल रहा है, कारचोबी कपड़े भी मिल रहे हैं, खाम खाब के थान मिल रहे हैं। ये सब मिला के कितना हो गया, 25,000 की चीजें। तो तोहफे में इनको 25,000 की चीज मिली है, लेकिन ध्यान रखना इनको क्या नहीं मिला, झंडा नहीं मिला। तगमा मिला है तो तगमा मिला है। ये किसकी बात हो रही है, किलात के खां की बात हो रही है, ठीक है। ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर, अब देखिए उनके साथ कह रहे हैं ये बात किसी दूसरे के लिए नहीं हुई थी, ये विशेष तौर पे किलात के खां के लिए हुई थी। इसके सिवाय जो सरदार उनके साथ आए थे उन्हें भी किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपए की चीज दी गई। इसका मतलब यहाँ पे भी अगर देखें तो 10,000 रुपए की चीज मिली,
यहाँ पे 25,000 का मिला है। प्राय लोगों को इस बात के जानने का उत्साह होगा कि खां का रूप और वस्त्र कैसा था। निसंदेह जो कपड़ा खां पहने थे वो भी उनके साथियों से बहुत अच्छा था, तो भी उनकी या उनके किसी साथी की शोभा उन मुगलों से बढ़कर नहीं थी। और देखिए, ये भी कह रहे हैं कि निसंदेह उनको इतना ज्यादा इज्जत मिल रहा है तो उनके कपड़े वगैरह बहुत बढ़िया रहे होंगे, लेकिन कह रहे फिर भी अगर देखे ना, चाहे किलात खां हो या उनके साथी हो, उनकी शोभा उन मुगलों से बढ़कर नहीं थी जो बाजार में मेवा लेवे घूमा करते हैं। यानी तुलना देखिए किससे कह रहे हैं, उन मुगलों से बढ़कर नहीं थी जो बाजार में मेवा लिए घूमा करते हैं। हाँ, कुछ फर्क था, तो इतना था कि लंबी गाभिन दाढ़ी के कारण खां साहिब का चेहरा बड़ा भयानक लगता था। इन्हें झंडा ना मिलने के कारण ये समझना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वतंत्र है। तो झंडा ना मिलने का एक कारण बता रहे हैं कि झंडा ना मिलना मतलब स्वतंत्रता का परिचय है। इन्हें आने और जाने के समय श्रीवत जो वायसराय जो सबका अभिवादन कर रहा था, वो गलीचे के किनारे तक इनको पहुंचा गया था, पर बैठने के लिए इन्हें भी कहाँ पे स्थान मिला। वायसराय का जो चटकुट चबूतरा था, उस चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो और राजाओं को। इसका मतलब किलात खां वैसे तो विशेष लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं इनको बैठने का स्थान वायसराय के चबूतरे पे नहीं मिला है, चबूतरे के नीचे वही कुर्सी मिली थी जो राजाओं को मिली। और खां साहिब के मिजाज में रूखापन बहुत है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। किसके? किलात खां के यहाँ। किलात खां के यहाँ एक बंगाली गया था। किलात खां ने पूछा, क्यों आए हो बाबू? साहिब ने कहा, आपकी मुलाकात को। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, अब जाइए। तो आप ये समझिए कि कितना रूखा व्यवहार है किलात खां का। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाली बाबू से ये कैसे बात करते हैं। बहुत से छोटे छोटे राजाओं की बोलचाल का ढंग भी जिस समय वे वायसराय से मिलने आए थे, संक्षेप के साथ लिखने के योग्य। कोई तो दूर से ही हाथ जोड़ लिया, दो एक ऐसे भी थे कि जब एडिकांग के बदन झुकाकर इशारा करने पर भी उन्होंने सलाम नहीं किया, तो एडिकांग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे झुका दिया। कोई बैठकर उठना जानते ही नहीं थे, यहाँ तक एडिकांग को उठो कहना पड़ता था। कोई झंडा, तगमा, सलामी और किताब पाने पर भी एक शब्द धन्यवाद का नहीं बोल सके, और कोई बेचारी इनमें से दो ही एक पदार्थ पाकर बड़े प्रसन्न हुए कि श्रीयुत वायसराय पर अपनी जान और माल न्यौछावर करने को तैयार। और उनमें भी कह रहे हैं कि वहां का दृश्य देखने लायक है। मतलब एक तरीके से अपनी भारतीय गुलामी की भी बात कर रहे हैं कि कितना जैसे लग रहा है कि सब लोग बिल्कुल गिरे पड़े हैं उनके लिए, जो विदेशी हैं हमारे यहाँ पे आए हैं। सबसे बढ़ के करें कि बुद्धिमान हमें एक महात्मा दिखे, वो ऐसे थे जिनसे वायसराय ने कहा, आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता है। सबसे बढ़ के जो बुद्धिमान है वो कहते हैं कि हमें एक महात्मा दिख पड़े जिनसे वायसराय ने कहा कि आपका नगर तो तीर्थ गिना जाता, पर हम आशा करते हैं कि आप इस समय दिल्ली को भी तीर्थ के समान ही पाते हैं। इसके जवाब में भी वो बेधड़क बोल उठे कि यह जगह तो सब तीर्थों से बढ़कर है, जहां आप हमारे खुदा। अब आप इससे ही समझ लीजिए कि इनको खुदा का दर्जा दिया जा रहा है। और उसमें भी इन्होंने कहा, नवाब लुहारू की भी अंग्रेजी में बातचीत सुनकर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें हंसी नहीं आई हो, क्योंकि नवाब साहब बोलते तो बड़े बेधड़क धड़ाके से थे, पर उसी के साथ कायदे और मुहावरे के भी खूब हाथ पांव तोड़ देते थे। कितने वाक्य ऐसे होते थे जिनके कुछ अर्थ ही नहीं हो सकते, पर नवाब, उनको अपनी अंग्रेजी का कुछ ऐसा विश्वास था कि अपने मुंह से केवल अपने ही को नहीं वरन अपने दोनों लड़कों को भी, ये तो अपना तो बोल ही रहे थे उटपटा, अपने दोनों लड़कों को भी अंग्रेजी, अरबी, जोशी, गणित आदि ईश्वर जाने कितनी विद्याओं का पंडित बखान गए। नवाब साहेब ने कहा कि हमने और रईसों की तरह अपनी उम्र खेल कूद में नहीं गंवाई, वरन लड़कपन से ही विद्या के उपार्जन में चित्त लगाया। तो एक तरीके से इनके हंसी के पात्र के रूप में भी नवाब लुहारू को दिखाया जा रहा है। पूरे पंडित और कवि हुए इनके सवाए नवाब साहिब ने बहुत से राजभक्ति के वाक्य भी कहे। वायसराय ने उत्तर दिया कि हम आपकी अंग्रेजी विद्या पर इतना मुबारकबाद नहीं देते जितना अंग्रेजों के समान आपका चित्र होने के लिए। फिर नवाब साहब ने कहा कि मैंने इस भारी अवसर के वर्णन में अरबी और फारसी, तो किसने कहा था कि इस अवसर पे अरबी और फारसी का एक पद्य ग्रंथ बनाए जिसे मैं चाहता हूँ कि किसी समय श्रीयुत को सुनाऊं। श्रीयुत ने जवाब दिया कि मुझे भी कविता का बड़ा अनुराग। तो ये किसने कहा था मुझे भी बड़ा कविता का अनुराग है? इनसे बात करके नवाब लाहौर से बात करते करते उन्होंने कहा।
कि मैं आपसे भाई एक कविता ब्रदर पोएट देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और आपकी कविता सुनने के लिए कोई अवकाश का समय, कि मतलब अभी तो मेरे पास समय नहीं है, और क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ही देख रहे हैं कि खुश हो, और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे अंदर राजभक्ति है, तो फिर एक बार तो ब्रदर पोएट हम सुन ही लेंगे, पर दिक्कत ये है कि अभी हमारे पास वो सुनने का समय है नहीं। तो ये चीज़ ये बताते हैं। और इस तरीके से कहते हैं कि 29 तारीख को सत्र के अंत में महारानी तंजौर वायसराय से मुलाकात को हुई, क्योंकि आना किसको है, महारानी तंजौर। कह रहे हैं कि इनसे तंजौर महारानी जो है उनसे वायसराय की मुलाकात को आई। ये ताश का सब वस्त्र पहने थी और मुंह पर ताश का नकाब पड़ा हुआ था, मतलब इनके बारे में कि इनकी भाव भंगिमा कैसे है। और डेट भी बता दी 29 तारीख को, और ताश के सब वस्त्र पहनी थी और ताश का नकाब पड़ा है, इसके सिवाय उनके हाथ पांव जो है उसमें दस्ताने और मोजे से वो ढके हैं। और सबकी जी में उन्हें देखने की इच्छा रह गई, क्यों, क्योंकि भाई महारानी है। तो महारानी के साथ कहते हैं कि और भी लोग थे, महारानी के साथ उनके पति सखाराम शाही भी हैं, 2 लड़कों के सिवाय उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी हैं। और महारानी ने पहले आकर वायसराय से हाथ मिलाया, और फिर क्या किया, तो महारानी सबसे पहले आके क्या की थी, वायसराय से हाथ मिलाई और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। श्रीयुत वायसराय ने उनके दिल्ली आने पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और पूछा, आपको इतना भारी यात्रा में कष्ट तो नहीं हुआ। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर नहीं थी। यहाँ पे एक चीज ये भी है कि बेगम भोपाल हैं, इनसे क्या की गई है, इनसे जो है बेगम भोपाल की तुलना किससे की गई है, महारानी से की गई है, क्योंकि वो उतनी चतुर नहीं थी, इवन बोलती ही नहीं थी, क्योंकि इनके साथ जो अनुवादक रूप में मिसेस फर्थ आई थी सारा डील यही कर रही थी। इसीलिए तो श्री यूथ ने इन्हें खुश होकर मनभावनी अनुवादक कह दिया था। हाँ, कभी ये था कि किसी बात के उत्तर में एक आध बार महारानी के मुंह से यस निकल गया, जिस पर श्री यूथ ने बड़ा खुश होकर हर्ष प्रकट किया, अच्छा अच्छा। लेकिन वो भी, ये महारानी अंग्रेजी भी बोल सकती हैं, पर अनुवादक मेम साहब ने कहा कि वे अंग्रेजी में 2 4 सबसे ज्यादा नहीं जानती, तो बेइज्जती होगी, इससे अच्छा यही है कि महारानी ना ही बोले। तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है सारी चीज़ों को देखेंगे, है ना। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो जनवरी का दरबार का महोत्सव है ना, इसको समझना कि एक एक चीज़ क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे, अगर बारीक क्वेश्चन पूछते हैं थोड़े भी अंदर जाके, कलश कहाँ पे है, या कलश पे कौन से कपड़े बंधे हुए हैं, या 3000 लोग कहाँ खड़े थे, साइड में जो है लेडी साहिब हैं तो उनके बगल में कौन खड़ा था, ये सारी चीज़ें तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एज ए डेमो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे दे रहे हैं, बाकी दोनों में ऐप में क्लासेस चल रही हैं, आप इनरोल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि पहले बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम मुझे नोट्स दे दीजिए ये वो, अब प्रॉपर क्लासेज आपकी चल रही हैं, तो मैं ये कहूँगी कि इसमें जो है 199 में आप बढ़िया पढ़िए, डिस्कशन करिए, सारी चीज़ें करिए, खुद से नोट्स बनाइए, और अभी भी समय है, बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद।